हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति। तो राजनीतिक स्थिति में मेनली हम क्या देखते हैं कि शासन कौन कर रहा है। क्या एक ही केंद्रीकृत शासन है या फिर बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइडेड है और अलग अलग राजा हैं, रजवाड़े हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे पूरी स्थिति। और क्या क्या देखने वाले, पहले टॉपिक ही देख लेते हैं। इस टॉपिक के अंदर आप क्या क्या देखने वाले हो। उत्तराधिकारी राज्य देखोगे। 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की हो गई मृत्यु। इसके टाइम में जो भारत का विस्तार था वो सर्वाधिक था औरंगजेब के टाइम में, लेकिन सर्वाधिक विद्रोह भी यहाँ पे होंगे। प्लस इसकी जो नीतियां थी वो इतनी खराब थी कि इन नीतियों ने पूरे मुगल साम्राज्य की नींव हिला के रख दी थी। जब तक ये बंदा था, अब ये तो शक्तिशाली बंदा था, ये संभाल के रखे रहा, और जैसे ही इसकी मृत्यु होगी सारा राज्य जो है ना, भारत जो है अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में विखंडित हो जाएगा। वन बाई वन करके सारे राज्यों को देखेंगे, नवीन राज्यों का उदय देखेंगे। फिर देखेंगे कि 1707 के बाद जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं वो कौन कौन से हुए। ठीक है, तो वो सारी चीजें डिटेल में देखने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल शासन की शक्ति और प्रतिष्ठा भारी पतन हो गया। इसका केवल 250 मील लंबे और 100 मील चौड़े क्षेत्र तक ही ये सीमित हो गई। कई बार ये भी आता है कि जो चांदनी चौक से पालम तक, तो वो इसके लिए नहीं बोला गया। ठीक है, कि मुगल शासन की जो है सीमा है वो चांदनी चौक से पालम हवाई हवाई अड्डा है यहाँ तक ही सीमित हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी थी इसमें कि 250 मील लंबे और 100 मील चौड़े क्षेत्र तक ही मुगल शासन क्या है, सीमित हो गया था। कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी। तो देख लेते हैं स्वतंत्र राज्य कौन कौन से बने थे। तो सबसे पहले तो उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य क्या होते हैं, वो राज्य जो मुगल शासन के अंडर में ही थे, जहां पे सूबेदार या गवर्नर बना के मुगल शासन ने ही अपने व्यक्ति को भेजा था। आगे चल के उसी व्यक्ति ने एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। केवल राजा को भेंटें भेजता था, उपहार भेजता था, बाकी नियम कानून सारे अपने चलाने लगा। तो ऐसे राज्यों को क्या बोला गया, उत्तराधिकारी राज्य। तो सबसे पहले हैदराबाद। हैदराबाद में एक व्यक्ति था निजाम उल मुल्क। ये मुगल शासक में वजीर बना, बहुत पावरफुल व्यक्ति था मुगल शासन में, वजीर। तो वजीर आप जानते हो एक पीएम होता है, एक टाइप का राजा के बाद दूसरा व्यक्ति यही वजीर होता था। ये 1722 से 1724 तक दिल्ली दरबार में वजीर था। इसने इस्तीफा दे दिया। 1724 में हैदराबाद राज्य की इसने नींव रखी। दक्कन का सूबेदार था, ठीक है, उसके पहले दक्कन का सूबेदार बन के गया था और इसने हैदराबाद राज्य की नींव रखी। यद्यपि बादशाह के प्रति इसने निष्ठा रखी, उपहार भेजे, लेकिन व्यवहार में एज ए स्वतंत्र शासक की तरह इसने कार्य करना शुरू कर दिया। 1748 में निजामुल मुल्क की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। निजामुल मुल्क की क्या होगी, मृत्यु होगी 1748 में। आप देखोगे 1748 में जैसे ही इसकी मृत्यु होगी वहां पे उत्तराधिकार का संघर्ष आपका शुरू हो जाएगा। कहाँ, कर्नाटक और हैदराबाद। फिर बंगाल। बंगाल दूसरा देख लेते हैं, दूसरा राज्य आपका क्या स्वतंत्र राज्य बना, बंगाल। 1717 में मुर्शिद कुली खां मुगल संरक्षण के अंतर्गत बंगाल का गवर्नर बना। मुगल शासक के प्रति इसने औपचारिक निष्ठा दिखाई। दो औपचारिक निष्ठा तो सब दिखाएंगे, कोई भी नहीं बोलेंगे कि हम स्वतंत्र हैं, ये है वो है, क्योंकि मुगल शासक से पंगा कोई नहीं लेना चाह रहा था। बाकी काम उनका चल ही रहा है। भेंटें भेजेंगे, जो वार्षिक भेंटें होती थी, उपहार भेजेंगे, पूरा बोलेंगे कि हाँ हम आपके ये हैं वो हैं, बट व्यवहार में क्या काम कर रहे हैं ना, मुगल शासकों वाले कोई नियम वहां पे फॉलो हो रहे हैं, ना वहां पे कोई ऐसा है कि कर राजस्व बड़ी मात्रा में भेजा जा रहा है, ना सेना का कोई सपोर्ट मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, 1727 से 1749 तक शुजाउद्दीन नामक एक व्यक्ति वो नवाब रहेगा। 1739 है, सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, 1739 है। 1739 से 1756 तक अली वर्दी खां। अली वर्दी खां जो आपका होता है वो पहले इसका जो मुर्शिद कुली खां होता है इसका साथी ही रहता है, अली वर्दी खां, लेकिन अब बनेगा वो जाके शासक। अली वर्दी खां 1739 से 1756 तक रहेगा। 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बनेगा। ये कौन है, अली वर्दी का पोता। बाकी पलासी की लड़ाई जिसने भी अभी तक पढ़ी उसको पता है, सिराजुद्दौला के टाइम पे ही हुई थी, यही मारा जाता है इसमें। जब ये बनेगा तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा कि ये कैसे बन गया, और अंग्रेज जो थे आपकी वो क्लाइव के नेतृत्व में वो भी षड्यंत्र रचने लगेंगे। जब षड्यंत्र रचा जाएगा बुरी तरह से, तो इसके जो साथी रहेंगे, इसके परिवार वाले,
घसीटी बेगम रहती है, शौकतगंज रहेंगे, ये सब क्या करेंगे ना, विरोध करेंगे। तो ये जब विरोध करने लगेंगे तो अंग्रेज इनको संरक्षण देंगे, इसके विरोधियों को। तो यहीं से नवाब की इनकी क्या होगी, एक प्रतिद्वंदता चलने लगेगी, वो जो आखिरकार पलासी के युद्ध में सामने आएगी। तो जब पलासी का युद्ध पढ़ेंगे तो वो देखेंगे ज्यादा डिटेल में। फिर अगला राज्य बना अवध। अवध में 1722 में क्या हुआ, सादत खां बुरहान उल मुल्क शासक का नाम है, यहाँ का गवर्नर बना। और इसने भी क्या किया, स्वतंत्र राज्य की तरह व्यवहार करना घोषित कर दिया। आगे आते हैं राजस्थान में देखा होगा आमेर, मेवाड़, मारवाड़, ये करके बहुत सारी रियासतें थी। सारी रियासतें अलग अलग हैं। ये जब मुगल शासक मजबूत थे तो ये क्या करते थे, ये वहां पे आते थे, उनके दरबार में रहते थे, मनसबदार रहते थे, सब चीज करते थे। जब मुगल शासक कमजोर हो गए तो ये क्या हो गए, अलग अलग रियासतों की तरह ये व्यवहार करने लगे। बहुत सारी रियासतें थी, तो यहाँ पे भी विखंडित राज्य है। फिर मैसूर में हैदर अली मैसूर सेना में कनिष्ठ अधिकारी था। हैदर अली का नाम सुना होगा लोगों ने, इसी का पुत्र था टीपू सुल्तान। तो ये एक छोटा सा अधिकारी था। ये डिंडीगुल में एक कारखाना, जो शस्त्रागार होता है हथियार बनाने का कारखाना, उसकी भी स्थापना करेगा। 1755 के आसपास ये यहाँ पे करता है। 1761 में इसका मंत्री रहता है। देखो यहाँ पे एक आपका बड़ियार वंश रहता है मैसूर ये तो पता है कर्नाटक में है। बड़ियार वंश का शासन रहता है। बड़ियार वंश के एक रहते हैं चिक्का कृष्णराज, इनका शासन रहता है। आज भी बड़ियार वंश की गद्दी है वहां पे। इनका अभी उत्तराधिकारी आया था 3-4 साल पहले। कई करोड़ों रुपए, 50,000 करोड़ से ज्यादा इनकी संपत्ति, पूरी इनकी शाही यात्रा निकली थी। ठीक है, तो बड़ियार वंश का शासक कौन है, चिक्का कृष्णराज। इसके दो मंत्री रहते हैं, नंजीराज या नंजराज और देवराज। असली शक्ति इनके हाथ में होती है। हैदर अली क्या करेगा, इनको उखाड़ फेंकेगा। इनको उखाड़ फेंकेगा तो शक्ति उसके हाथ में आ गई। तो बस इतना ही है। तो इसने क्या किया, धीमे धीमे ये हैदराबाद, कर्नाटक और तमिलनाडु, इनका एक बड़ा भूभाग ही हथिया लेता है ये बंदा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का एक बड़ा भूभाग। तो मैसूर राज्य ना काफी बड़ा हो जाता है, विस्तृत। तो इसकी जो शक्ति होती है उससे सब परेशान रहते हैं। मराठे भी रहेंगे, इसकी शक्ति परेशान, सब जलेंगे। इसके बाद यहाँ पे निजाम जो हैदराबाद का, वो तो है ही है। अंग्रेज तो सबसे परेशान है ही है। तो ऐसी स्थिति बन जाती है आपकी मैसूर की। आगे मैसूर के युद्ध देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक, अब कुछ नए राज्य, ये तो हो गए उत्तराधिकारी राज्य, जिन्हें मुगलों ने क्या भेजा, गवर्नर बना के, और उन्होंने अपने आप को एज ए स्वतंत्र शासक बिहेव करना शुरू कर दिया। नवीन राज्य कौन कौन से हैं, ये देखो स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ी। कुछ चीजें डेट ऐसे याद कर लो, एकदम रट डालो। स्टार्टिंग की 4 क्लासेस जिसने भी पूरी तरीके से याद कर ली, हर डेट, हर संधि, तरीका, उसको पूरी मॉडर्न में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिस पर्सन को मॉडर्न में प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको पूरी हिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ध्यान रखना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मराठा जो है, मराठा का सबको मैंने पहले स्टोरी सुना चुका हूँ आपको, मिडाइवल में पूरी मराठा की बता चुका हूँ, क्या थी क्या नहीं थी। फिर से सुन लो। शिवाजी वगैरह थे, शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी ये शासक थे मराठा के। ठीक, तो ये काफी शक्तिशाली थे। जब इन सबके उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई तो फिर आपके पेशवा का काल आया। पेशवा में आपके कौन आए हैं सबसे पहले, बालाजी विश्वनाथ। 1713 में आए। 1713 से 1720 तक रहेंगे। फिर बाजीराव प्रथम का नाम सबने सुना होगा। फिर बाजीराव, तो बाजीराव प्रथम 1740 तक रहेंगे। फिर बालाजी बाजीराव रहेंगे और लास्ट में माधवराव रहेंगे। तो ये 1700 आपके 61 में हुआ है तृतीय युद्ध, और 1771 तक ये लोग मजबूत रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये कमजोर होंगे, 1775 में आपका मराठा का युद्ध शुरू हो जाएगा। चूंकि पेशवा के काल में क्या था कि पेशवा के काल में पहले पेशवा बहुत मजबूत थे, जैसे ही पेशवा कमजोर होगा तो मराठा के अलग अलग सरदार में डिवाइडेज हो जाएगा। मराठा जो साम्राज्य है, जैसे ग्वालियर वाला क्षेत्र सिंधिया, बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले हो गए आपके, ऐसे करके मराठा साम्राज्य है। इंदौर में होलकर हो गए और पुणे में पेशवा तो था। तो 5 उसमें मराठा साम्राज्य डिवाइड हो जाएगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू जी रिहा होते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि ये जेल में औरंगजेब इनको डलवाते बचपन में ही। ये बच्चे थे तब ये जेल में थे। इनके पिताजी जो संभाजी थे, उनको तो क्या किया था, उनको तो अंधा करके बाद में मार दिया था औरंगजेब ने।
ये जेल में थे, जैसे ही ये इनकी मृत्यु होगी इनको जेल से रिहा किया जाएगा साहू जी को। ये आएंगे और बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाएंगे। वो बनाएंगे तो इसको मजबूती देंगे। फिर 1719 में सैयद बंधुओं के साथ इनका समझौता हो जाएगा मराठों का। समझौते में क्या होगा कि इनको 6 मुगल प्रांत मिल जाएंगे मराठों को। कौन कौन से? बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, औरंगाबाद, खानदेश। तो ये 4 तो आपके कौन से हैं देश? बहमनी साम्राज्य वाले। बीदर, बरार, बीजापुर और गोलकुंडा, ये तो बहमनी साम्राज्य वाले हैं। बाकी औरंगाबाद, खानदेश, इनसे इनको परमिशन मिल जाती है कि आप चौथ और सरदेश मुखी का वसूल करो। चौथ और सरदेश मुखी क्या है? चौथ मतलब 1/4। तो आपको 1/4 25% आपको टैक्स देना पड़ता था, जो आपकी उपज होती थी मराठों से सुरक्षा के बदले में, जो पड़ोसी राज्य होते थे। और सरदेश मुखी था एक उपकर था मराठे लोगों के लिए, जो मराठा थे उनके लिए, वो 1/10 था। ये पड़ोसी राज्यों के लिए था 1/4, और 1/10 सरदेश मुखी जो था वो उनके अपने राज्य के लिए। तो ये कर वसूल करने का भी अधिकार किसको? मराठों को मिल गया। इतने मजबूत हो गए थे मराठे में। जब आपका 1737 में तो जो बाजीराव प्रथम है वो दिल्ली पे चढ़ाई कर देता है, दिल्ली का बादशाह भाग जाता है। इतना खतरनाक, मतलब वो दिल्ली पे शासन करने वाले होते हैं लेकिन फिर किसी वजह से कमजोर होते हैं। और 1761 का जो युद्ध होता है आपका, कौन सा? पानीपत का तृतीय युद्ध, उसमें मराठे बुरी तरह पराजित होते हुए इनकी शक्तियां फिर क्षीण हो जाती। आगे आते हैं जाट और कृषक राज्यों की स्थापना होती है दिल्ली, मथुरा तथा आगरा के आसपास। कौन कौन होते हैं इनके नेता? चूरामन और बदन सिंह ने भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की। इसमें सूरजमल सर्वाधिक शक्तिशाली था। जो जाट राज्य था, भरतपुर में इसकी स्थापना हुई। भरतपुर राजस्थान का एक जिला है, एनसीआर के पास में ही है, ठीक है। तो सूरजमल सर्वाधिक शक्तिशाली था। अब आते हैं सिख। 1708 में बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। सिखों के सेनापति थे ये। 12 मिसलों या संघियों में सिख राज विभाजित थे। आगे चल के इसी में से एक शुक्रचर्या मिसल रहती है, उसके शासक होते हैं महाराजा रणजीत सिंह। वो सारी मिसलों को संगठित करेंगे, एक बड़े से विशाल सिख राज्य की स्थापना करेंगे। तो यही है कि शुक्रचर्या मिसल के महाराजा रणजीत सिंह ने शक्ति को बढ़ाया। 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर ये विजय प्राप्त करेंगे। आज का जो पंजाब है वो उतना पंजाब नहीं था। पंजाब आपका कश्मीर के कुछ पार्ट, हिमाचल, पाकिस्तान तो पूरा पंजाब का ही पार्ट था, और जो पंजाब है ये मिला के पंजाब था। इतना बड़ा राज्य महाराजा रणजीत सिंह ने बसाया था। जब पंजाब की पूरी स्टोरी पढ़ोगे कैसे इनका विलय हुआ पंजाब का, आप देखोगे कि अंग्रेजों के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई सेना थी तो वो पंजाब की थी, है ना। 1839 में इनकी मृत्यु हो जाएगी और 10 साल के अंदर 1849 तक अंग्रेज पंजाब का विलय कर लेंगे। फिर रोहेला एवं बंगस पठान थे, ये अफगानी लोग थे। कहाँ था इनका राज्य? कुमाऊं, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की पहाड़ी, कुमाऊं पहाड़ी प्लस गंगा, गंगा नदी जहां से बह रही, इसके जो बीच का क्षेत्र था वो वाला था इनका, बंगस पठानों का, रोहेलखंड जिसको बोलते थे। बाकी जयपुर में आमेर, मेवाड़, मारवाड़, तो जयपुर को बोला जाता था आमेर। आमेर के राजा थे राजा सवाई जयसिंह। इन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी राजस्थान की हिस्ट्री उतनी ज्यादा आपको नहीं देखनी है, थोड़ा सा कभी कभार पृथ्वीराज तृतीय से आ जाता है, बाकी नहीं आता, ठीक। तो जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा, इन 5 स्थानों पर खगोलीय वेधशाला आज भी ये उपस्थित है। आप जाओगे वहां पर, टाइम मशीन है, टाइम बताती, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत वैज्ञानिक पद्धति से इनकी स्थापना की गई थी। तो ये तो होगी भारत की स्थिति की, जो भारत जो राज्य है, अगर भारत का नक्शा ऐसे करके बनाने की मैं कोशिश करूं, वैसे तो इस सब चीज़ों में बहुत हाथ कमज़ोर है मेरा, तो ऐसे करके ये नक्शा बन गया जैसे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया, हल्का से इसको नीचे लाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है आपका? ये आपका हो गया पंजाब राज्य। यहाँ पे हो गया आपका हैदराबाद। यहीं पे आपका हो गया मैसूर, बड़ा सा राज्य।
मराठे आपके बीच में फैले हुए हैं। ठीक। इसका जो उत्तराखंड है, अगर ये वाला एरिया देखो तो उत्तराखंड में यहाँ पे बंगस पठान रोहिलखंड है। और नीचे आओगे तो ये वाला यूपी वाला एरिया है जो आपका अवध वाला, तो ये अवध हो गया। बंगाल अगर आप देखोगे ये वाला एरिया है, तो ये पूरा, और नीचे चले जाओ तो ये पूरा बंगाल वाला एरिया है। इस प्रकार से भारत इतनी जगह जगह डिवाइडेड था। जो भारतीय राज्य और भी हैं, छोटे मोटे राज्य हैं, ये राजस्थान का पूरा एरिया अगर आप उठा लो यहां से ये वाला, तो राजस्थान के एरिया में कौन है आपके, अलग अलग रियासतें, मेवाड़, मारवाड़, आमेर। ठीक। तो इस तरीके से पूरा भारत अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइडेड है, छोटी छोटी रियासतों में। अब आगे आते हैं, ये तो आपने देख लिया भारत की स्थिति। अब कुछ शासकों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनका जिक्र होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी क्रोनोलॉजी क्या थी, कैसे ये शासक आए, कैसे इन्होंने शासन किया, कब कब किया, क्या क्या इनके उसमें काम। तो सबसे पहले 1707 के बाद देखना, यहाँ तक तो सबको पता है कि औरंगजेब आया, उसकी मृत्यु हो गई, ये तो आप पढ़ चुके हो मिडाइवल में। सबसे पहला व्यक्ति आएगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद, बहादुर शाह प्रथम। एक बहादुर शाह जफर है, जो 1858 का जो स्वतंत्रता संग्राम था 57 का, उस टाइम पे जो जफर थे वो द्वितीय थे, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है। तो प्रथम थे, 1707 से 1712 तक रहेंगे। इनका मूल नाम क्या था, मुअज्जम शाह ए बेखबर, इनका अगला नाम भी था, शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था। राजपूतों तथा जाटों से इन्होंने समन्वयपूर्ण संबंध बनाए। जो मुगलों की नीति थी खासतौर से अकबर के टाइम पे, कि राजपूत और जाटों से उन्होंने भी समन्वय बनाया था, इन्होंने भी समन्वय बनाया। 1712 में इनकी मृत्यु हो गई। तो फिर कौन बनेगा, जहांदार शाह। इसको बोला जाता था लंपट मूर्ख। इसके समय सारी शक्तियां, वजीर था एक जुल्फिकार खां, ईरानी बंदा था, इसके हाथ में थी। लंपट मूर्ख भी इसको कहा जाता था। ये चीज पूछ ली जाती है किसको क्या कहा जाता है, क्योंकि जितने भी शासक आएंगे सबका कोई एक ना एक निकनेम है। जैसे ये शाह ये बेखबर थे, ये आपके लंपट मूर्ख हैं। एक लाल कुमारी नामक वेश्या थी, इसके चंगुल में इतना ज्यादा फंसा हुआ था कि पूरा शासन यही चलाती थी। ये भी कहा जाता है कि इस बंदे ने इससे शादी कर ली थी। फर्रुख सियार अगला व्यक्ति रहेगा, वो इनकी हत्या कर देगा, खुद गद्दी पे बैठेगा। अब ये बंदा हत्या खुद नहीं करता, एक सैयद बंधु रहेंगे। इन सैयद बंधुओं ने बहुत बड़ा रोल निभाया है दिल्ली की गद्दी पे, तो वो सारा काम करवा रहे हैं, और वो जिसको चाहे उसको राजा बना दे रहे हैं, उनको किंग मेकर बोला जाता है। और जबकि जब वो दोनों गद्दी पे बैठेंगे तो ज्यादा समय तक नहीं बैठेंगे, उनकी भी हत्या हो जाएगी। तो फर्रुख सियार का देख लेते हैं। 1713 से 1719 तक ये बंदा रहा है। सैयद बंधुओं ने इसे गद्दी पर बैठाया। पहले जजिया कर पर इसने प्रतिबंध लगाया था, और 1717 में जजिया कर पुनः शुरू कर दिया था। तो जजिया कर जो आप पढ़ते आ रहे हो, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया, फिर किस किसने लगाया आपने पहले पढ़ लिया है। और आखिरी बंदा ये था कि ये पहले इसको क्या करेगा, प्रतिबंध लगाएगा और फिर चालू कर देगा। आगे आते हैं, घृणित कायर इसको कहा जाता है। 17 इसकी जो निकनेम है वो है घृणित कायर की, तो ये ध्यान रखना। 1770 का जो दस्तक फरमान मैंने बताया था, कब बताया था, है ना, बंगाल बिहार उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की अनुमति यही बंदा तो देता है। सर जॉन सरमैन के नेतृत्व में जो आता है एक दल, आगे चल के इनका जिक्र और होगा, पलासी की लड़ाई में भी इसका दस्तक का जिक्र होगा। 1719 में सैयद बंधु रहते हैं, गला दबा के इनकी हत्या कर देते हैं और ये खत्म हो जाते हैं। अगले शासक कौन है, इनकी मृत्यु के पश्चात सैयद बंधु, इनका नाम क्या है, रफी उद दरजात पहला बंदा है। दूसरा बंदा है रफी उद दौला। ये दोनों गद्दी पे बैठेंगे, लेकिन जल्द ही इनकी मृत्यु हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एक साल भी ये शासन नहीं कर पाएंगे। अब असली मेन बंदा बैठेगा, जिसको बोलते हैं ना कि आपके अंदर हल्की चालाकी भी होनी चाहिए, और जब आपके पास पावर नहीं है तो आपको थोड़ा सा दब के भी रहना चाहिए। ये जब आपके पास आ गई ना टेक्नोलॉजी, तो आप शासन में बने रहोगे। ये बंदा यही करेगा। 1720 में जजिया कर को पूर्णतः समाप्त करेगा, सबसे पहली चीज करेगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जजिया कर को पूर्णतः समाप्त करने वाला कौन सा आखिरी मुगल शासक था, ये बंदा। 1739 में नादिर शाह, जो ये सबको पता होगा, ईरानी व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे, नादिर शाह अब्दाली
और इसका ही सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। 1739 में ये हमला करेगा, फिर इसको खून लग जाएगा। हमला किस लिए करते हैं? लूटपाट के लिए। लूटपाट करके ले जाते हैं, बड़ी मात्रा में धन ले जाएंगे, जो जो भी यहाँ पे खजाना है सब लूट के ले जाएंगे और ईरान में बांट देंगे अपने लोगों में, और वहां पे जो भी काम है वो कराएंगे। तो एक बार ये आएगा, इसके बाद इसका सेनापति बार बार इंडिया पे आके अटैक करेगा, लूट लाट के लेके जाएगा हर बार। 1761 तक पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है तब तक यही सारी चीजें चलती रहेंगी। पहली बार ये व्यक्ति आएगा, आक्रमण करेगा, मोहम्मद शाह जो रंगीला है इसको कैद कर लेगा। ये कहाँ पे? करनाल में, हरियाणा के करनाल में एक युद्ध होता है, वहां पे इसको कैद कर लेगा जो मुगल बादशाह है। ठीक है, इसके बाद जो इसका तख्ते तक सिंहासन है वो कोहिनूर हीरा और 70 करोड़ रुपए इससे लेगा, फिर इसको छोड़ के निकल लेगा, बोलेगा यहाँ शासन करना किसको है, शासन तो हम ईरान में करेंगे, बस यहाँ से धन लूटो निकलो। फिर अगले व्यक्ति आएंगे आपके, कौन? शाह आलम द्वितीय। 1759 से 1806 तक रहेंगे, काफी लंबे समय तक ये व्यक्ति रहेंगे। आपको अगर पता हो कि शाह आलम द्वितीय, बक्सर का युद्ध, आप लोग अगर थोड़ा बहुत जिसको जानकारी हो, बक्सर के युद्ध में ये जो थे ना भाई साहब, ये अंग्रेजों के खिलाफ थे। 3 व्यक्ति थे, मीर कासिम, शुजा उद्दौला, एक सिराज उद्दौला अलग है, ठीक है, ये है शुजा उद्दौला अवध वाले, और शाह आलम द्वितीय, ये मुगल बादशाह रहते दिल्ली वाले। ये दिल्ली वाले हैं। मीर कासिम बंगाल वाला, इनको हटा देता है, पहले मीर जाफर को बनाएगा, फिर उनको हटा के इन्हें बनाएगा, ये मीर जाफर के दामाद रहेंगे, और फिर इनको भी हटा देगा, फिर से मीर जाफर को बनाएंगे, तो ये रुष्ट हो जाते हैं। ये आते हैं, ये अवध के नवाब से मिलते हैं, तो अवध की सेना, बंगाल की सेना प्लस ये शाह आलम द्वितीय सब मिलके लड़ते हैं। अंग्रेज तीनों को मिलके बक्सर के युद्ध में 1764 22 अक्टूबर 1764 में हरा देते हैं। यही अंग्रेजों की अगर बोलो तो असली विजय यही थी। पलासी की तो कोई लड़ाई ही नहीं हुई थी, वो तो एक झड़प हुई थी छोटी सी। असली विजय ये होती है, यहाँ से अंग्रेजों की फिर शक्ति बहुत एकदम फैल जाती है पूरे में, और उनको भी, पूरे उसको देश को भी एक मैसेज मिल जाता है कि तीनों की सेना को हरा दिया अंग्रेजों ने, तो अब इनसे कोई भिड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो जो शाह आलम द्वितीय होते हैं, इनके समय में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, पलासी का युद्ध भी होता है, बक्सर का युद्ध भी इनके समय में होगा। पलासी का युद्ध क्या होता है? इनके समय में नहीं होता, वो 1757 में होता है, तो इनके पहले हो चुका है। ठीक है, बक्सर का युद्ध इनके टाइम पे होगा। आगे आते हैं 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार यही भाई साहब देंगे, क्योंकि बक्सर का युद्ध होगा। उसके युद्ध के बाद 1765 में जो क्लाइव होता है उसको पुनः गवर्नर बना के भेजा जाएगा। इलाहाबाद की संधि होगी, और इलाहाबाद की संधि में ही वो इनसे करता है, इनको क्या 26 लाख रुपए पेंशन देके इलाहाबाद के पास एक कोरा या कड़ा नामक क्षेत्र होता है, वहां पे भेज देगा कि यहाँ आप रहो, इतना पेंशन मिले और शांति से बुढ़ापा गुजारो अपना। 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी जाती है। आगे आते हैं, अकबर द्वितीय एक शासक बनते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो कोई भी शासक दोबारा नाम रखते हैं। मुगलों में क्या होता था कि कुछ ही नाम होते थे, वही चलते रहते थे, तो जो दूसरी बार नाम आएगा तो उसको द्वितीय कर देते हैं, अगर तीसरी बार उसका नाम आया तो तृतीय हो गया। तो नाम तो इनका अकबर ही था, लेकिन हम इनको पढ़ेंगे अकबर द्वितीय। 1806 से 1837 तक ये रहेंगे। इनका मेन रोल था कि राजा राम मोहन राय हैं, तो नाम तो उनका राम मोहन राय था, इनको राजा की उपाधि यही देते हैं, इसलिए इनका जिक्र करना जरूरी था। फिर आखिरी व्यक्ति यही है, बहादुर शाह द्वितीय। इनको जफर भी बोला जाता था, बहादुर शाह जफर। 1837 से 1858 तक थे, अंतिम मुगल बादशाह हैं। 1857 में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, सबको पता है कि ये क्या थे। देखो, इनके जो 1857 का विद्रोह था, डलहौजी ने घोषणा कर दी थी। मैं बताता हूँ हल्का सा इनके विरोध में क्या हुआ। डलहौजी ने घोषणा की कि जो मुगल बादशाह इनके उत्तराधिकारी जो थे लाल किले में रहते थे, तो इनको लाल किला छोड़ना पड़ेगा। एक घोषणा हो गई थी। शक्ति इनकी क्षीण हो ही रही थी, प्लस जो रजवाड़े हैं वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? व्यपगत का सिद्धांत। इसमें क्या था कि अगर किसी के खुद के पुत्र ना हो राजा के, तो गोद लेके उनको शासक नहीं बना सकते हैं, तो वो उनका विलय कर लिया जाएगा। तो सारे राज्य भी इससे क्या थे? असंतुष्ट थे। तो वो राज्य मिलके विद्रोह हुआ। विद्रोह होकर पूरी जनता और सेना जो है ना इनके पास पहुंच गई लाल किले में,
और इनको बोली कि आप विद्रोह का नेतृत्व कीजिए, हम आपको ही शासक बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि मुगल कैसे भी हो, फाइनली अंग्रेजों से ज्यादा उनकी एक्सेप्टेंस थी, इतने टाइम से वो आ रहे थे। तो इनको विद्रोह का नेता बना देते हैं। एक बख्त खां रहते हैं इन्हीं के सेनापति, बख्त खां को सेनापति बना देते हैं कि आप सेना को लीड करो। तो ये रहा इनकी स्टोरी। 1858 में अंग्रेज इनको पकड़ लेंगे और रंगून भेज देंगे, क्योंकि म्यांमार भी क्या है, यहाँ पे म्यांमार का यहाँ पे विलय हो चुका, पूरी तरह नहीं हो चुका, लेकिन रंगून वगैरह अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तो वहां पे वो लोग जेल बना के रखे थे। अंग्रेज यही काम करते हैं, अंग्रेज बहुत कुछ सिखा के गए हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि ये खालिस्तानी जो चल रहा था उसमें अमृतपाल थे, अमृतपाल वगैरह ये कर रहे थे, तो इनको गिरफ्तार करके कहाँ भेजा, डिब्रूगढ़, आसाम की जेल। अब वहां भेज दिया तो इनके ना जान पहचान के लोग हैं वहां पे, ना आसपास कोई सहायता वाले, कोई बाहरी आदमी जाएगा तो दिख भी जाएगा। जो समाज में आसपास के लोग होते हैं ना वो ज्यादा कर देते। तो अंग्रेज ये सिखा के गए कि किसी चीज को दबाना है, कैसे दबाना है, तो कहाँ भेजो। और जो मेन सेनापति होते उसको कभी भी सरकार क्या मारती नहीं है, मृत्युदंड नहीं देती है। जो विरोधी कितना भी हो, विरोधी का मेन रहेगा ना नेता, उसको सरकार वो नहीं करेगी, उसको जेल भेज देगी, सारी चीजें कर देगी, बट उसको बचा के रखती है। सेम इन्होंने किया कि बाकी इतने सारे छोटे छोटे लोगों को इन्होंने मृत्युदंड दिया है जो 1857 का विद्रोह था। और जो इनके मुख्य नेता थे जिनका चेहरा चल रहा था उनको कैद करके रंगून भेज दिया। वहां पे भी सुविधाएं दी, ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही रख दिया। और 1862 में यहीं पे ही रंगून में इनकी मृत्यु हो गई। ये पूरी स्टोरी है आपकी कि जितने भी शासक थे उत्तरवर्ती वो आप जान चुके, प्लस जो राजनीतिक स्थिति थी वो जान चुके। आगे चल के अब हम शुरुआत करेंगे सीधी पलासी से। पलासी का युद्ध होगा, पलासी करके धीमे धीमे बक्सर देखेंगे, फिर मैसूर के सारे कर्नाटक, मैसूर में जो 4 युद्ध हुए वो चारों देखेंगे, फिर मराठों के 3 युद्ध देखेंगे, फिर सिंध का विजय देखेंगे, सिंध का विलय हुआ, फिर पंजाब देखेंगे, अफगान युद्ध देखेंगे। इस तरीके से हम धीमे धीमे सारे टॉपिक खत्म करते चलेंगे। सारे उसमें आपको डेट पता होनी चाहिए, तारीख क्या थी, किरदार पता होने चाहिए कौन कौन लोग थे, संधि पता होनी चाहिए किस संधि के द्वारा क्या युद्ध समाप्त हुआ। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको भी बैच ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन कर सकता है। सारे बैच की डिटेल वीडियो की कमेंट सेक्शन में रहती है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।